नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। आज हम वोकैब की सीरीज़ का डे नंबर 09 लेकर आए हैं आपके साथ। आज भी हम कवर करेंगे कितने तकरीबन 101 वर्ड्स। तो आज अगर आपने ये 101 वर्ड्स कवर किया है तो आपके हो जाएंगे टोटल 900 वर्ड्स। तो अगर आज से पहले अगर हम चर्चा करें कि हम लोगों ने कितना वोकैब कवर किया हुआ है, तो ये आपका जो है दिमाग हो गया। इसके अंदर आपने भरा हुआ है 800 शब्द। अगर मैं पूछूं कितने शब्द ऐसे हो गए हैं जो लीक हो गए होंगे, तो तकरीबन 300 शब्द लीक हो गए होंगे। अगर 300 डेली 100 पढ़ रहे हो और 300 शब्द लीक हो रहे हैं, तो लीक होते हुई चीज़ संभालना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में आपको क्या काम करना पड़ेगा, रिवीजन का जो टाइम है वो थोड़ा इंक्रीज़ करना पड़ेगा। और जैसे ही रिवीजन का टाइम इंक्रीज़ करेंगे तो ये वापस रीफिल हो जाएगा आपके दिमाग में। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिंसियरिटी से पढ़ रहे होगे तो 500 शब्द आपको याद हो गए होंगे, 300 शब्द आपको भूल रहा होगा थोड़ा थोड़ा, और नया शब्द और डालना है आपके पास। तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले आपको रिवीजन करना पड़ेगा। और रिवीजन करने के लिए आपको तकरीबन 30 से 35 मिनट देना पड़ेगा। 30 से 35 मिनट देने के साथ साथ इन 300 शब्दों को चिन्हित करना बहुत ज़रूरी है। आप अपने साथ एक छोटी सी कॉपी रखिए जिसमें से ये सारे के सारे वर्ड्स जो अब बार बार आपको भूल रहे हैं उनको नोट करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अगले दिन पहले आपको उनको रिवीजन करना है। और जो चीज़ याद हो गई, जो 500 वर्ड्स याद हो गए हैं, उनको कुछ दिनों के बाद रिवाइज कर सकते हो। इनको भी रिवीजन की ज़रूरत होगी, लेकिन अगर वो याद हो गए हैं तो कुछ दिन तक और याद रहेंगे। दोबारा रिवीजन कीजिएगा टेम्परेरी मेमोरी से परमानेंट मेमोरी में जाने के लिए। तो हम बात करते हैं 300 शब्दों के लिए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक नोटबुक लेनी पड़ेगी जिसमें आपको 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके आपको क्या करना पड़ेगा, उन वर्ड्स को, ईडियम्स को, सबको अलग से नोट करना पड़ेगा, क्योंकि वो डिफिकल्ट वर्ड्स और ईडियम्स आपके सामने गुजरेंगे। और जब ये आपके सामने गुजरेंगे, वापस से रिवीजन में लोगे तो वापस आपके दिमाग में रीफिल होना स्टार्ट होगा। इन्हें दोबारा जब आप रिवाइज करोगे तो ज़्यादा जल्दी और आसानी से याद हो जाएंगे। इनको 30-35 मिनट देने के बाद आप आज का जो वर्ड सीरीज है 100 कवर करना चालू कीजिएगा। और ये सबसे सही तरीका है आपको वोकैब बिल्ड करने का। एक बार आपने ये पूरा का पूरा जो है 90 दिन कवर किया ना, तो आप ये देखोगे कि आपके बाजू का बच्चा अगर सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड का है, उसकी वोकैब बहुत अच्छी होगी, लेकिन 90 दिन कवर करने के बाद उसको उतनी वोकैब एसएससी की नहीं आती होगी जितनी आपको आती होगी, जितना अच्छा आप एग्जाम में परफॉर्म कर पाओगे। तो मैं इन पे बेस्ड अभी क्विज बना रहा हूँ और उन क्विजेस को प्रैक्टिस करेंगे अपन लोग लाइव। किसी दिन मैं उसका डेट डिसाइड करता हूँ, क्योंकि तकरीबन हमारे पास हो गए हैं 800 और आज मिला के हो जाएंगे 900। और एक बार 1000 वर्ड्स हो गए तो अच्छा खासा टेस्ट हो सकता है। तो टेस्ट किसी दिन डेट अनाउंस करूंगा, मैं जल्द ही डेट अनाउंस करूंगा और टाइम दूंगा, तब तक आप मेरे साथ इसे कवर कीजिए। आज भी हम कवर करेंगे कितना, 20 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 10 ईडियम, वर्ड सीरीज 50-60 करेंगे जो है, फिक्स प्रीपोजिशन 5 करेंगे, फ्रेजल वर्ब 5 करेंगे और होमोफोन्स 3 करेंगे। ये देखो जल्दी याद हो जाता है, मैं याद करने के तरीके भी बताता हुआ चलूंगा। तो चलो सबसे पहले आज की क्लास में चलते हैं वन वर्ड की तरफ। एज यूजुअल जैसे रोज़ चलते हैं हम लोग, रोज़ देखते हैं हम, ठीक है। और अगर हमारे इधर लैपटॉप की वो आ रही हो आपके पास स्क्रीन पे कुछ इमेज, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। चलते, सबसे पहला जो है ये वन वर्ड याद करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मुश्किल इन द सेंस कि इसमें कुछ ऐसे शब्द है जो समझ में नहीं आएगा। जैसे एक है सैटिएट। जब हम इसको पढ़ते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन, जैसे मैं देखो जब मैं इसको याद कर रहा था तो मैंने इसको कैसे पढ़ा था, सैटिएट, ठीक है ना। लेकिन इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है ससिएट। ससिएट मतलब ये टी नहीं पढ़ा जाता, सी पढ़ा जाता है। तो टी कई बार टा पढ़ा जाता है और कई बार सा पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे टी टा नहीं है, प्रोनाउंसिएशन में सा है। लेकिन स्पेलिंग याद करने के लिए जो है मैं इसको सटिएट पढ़ता था, तो आप ससिएट पढ़ लीजिए या सटिएट जैसे भी याद कर लीजिए। इस शब्द को याद करना है। इस सटिएट का मतलब होता है पूरा करना। क्या होता है इसका मतलब, पूरा करना। तो बात हो रहा है पूरा करना किसकी, फीड की। फीड मतलब खाना एक तरीके से। टू फुलनेस, सटिएट फीड टू फुलनेस। तो आप फीड कर रहे हो किसी को, पूरा कर रहे हो, फीड फुलनेस पूरे में, और टू एक्सेस या ज्यादा। मतलब आप किसी को एक्सेस में या फुलनेस में क्या कर रहे हो, फीड, सटिएट कर रहे हो, पूरा कर रहे हो, प्रोवाइड कर रहे हो। तो इसके लिए जो वन वर्ड होता है वो होता है सरफीट। क्या शब्द होता है, सरफीट। और याद करना बहुत आसान होता है, सर, FEIT, सरफीट। और हिंदी में इसको बोलते हैं आधिक्य। तो सरफीट का मतलब आधिक्य होना होता है। अगर आप ये याद कर लो तो भी आसान है। और एक अपने साथ में ये जो शब्द आया है ससिएट, एक शब्द जो आया है ससिएट, या फिर आप अगर मेरी तरह पढ़ना चाहते हो मतलब जैसे मैंने अपनी तैयारी के दौरान पढ़ा तो स्पेलिंग याद रखने के लिए सटिएट,
तो आप इसे पढ़ लो, जैसे समझ में आया वैसे ससिएट पढ़ लो, सटिएट पढ़ लो, बस याद होना चाहिए, शब्द याद होना चाहिए, जिसका मतलब होता है पूरा करना। तो अगर आप एक्सेस में फीड कर रहे हो, एक्सेस में पूरा कर रहे हो, फुलनेस में कर रहे हो, तो इसका मतलब अधिक के में देने की कोशिश कर रहे हो, तो सरफीट का मतलब होता है अधिक, इसके लिए वन वर्ड बना हुआ है। इसके बाद एक और है सर्कुलर बिल्डिंग और हॉल विथ ए डोम। मतलब आप एक सर्कुलर बिल्डिंग की बात कर रहे हो, एक बिल्डिंग ऐसी है जो सर्कुलर है, या एक ऐसा हॉल है जो डोम के साथ है। डोम की इमेज ऐसी होती है, कई बार आपने छतों पे लगा हुआ देखा होगा। तो कोई हॉल जो डोम के साथ हो या सर्कुलर बिल्डिंग हो, उसको क्या बोलते हैं? रोटुंडा। रोटुंडा, गोलाकार भवन जिसको बोलते हैं। समझ में आया? ये एग्जाम में आया था, और ये मेरे वाले सालों में तो नहीं आया था, लेकिन 19-20 में दोबारा से आया हुआ था। पुराने समय में भी आया हुआ है, आपके वन वर्ड रिपीट ही होते हैं। उसके बाद अगर बात करें एक्सटर्मली लार्ज और इम्प्रेसिव, एक्सटर्मली लार्ज और इम्प्रेसिव, इसको बोलते हैं स्टुपेंडस। अगर प्रोनाउंसिएशन दे स्टुपेंडस, आप इसको ये बोलते हो स्टुपेंडस। स्पेलिंग कैसे याद रख सकते हो? स्टू से स्टू याद रह गया, फिर पेंडस से पेंडस याद हो गया, स्टुपेंडस। इसका मतलब होता है अति विशाल, लेकिन अगर इसके विशाल में आप अगर देखोगे तो मैमोद भी आता है, कोलोशल भी आता है विशाल में। लेकिन ये जब बात होता है ना, जब ये पढ़ोगे ना एक्सट्रीमली लार्ज, बहुत बड़ा और इम्प्रेसिव, तो ये ज़्यादातर जो स्टुपेंडस शब्द इस्तेमाल होता है वो विशाल होने के सेंस में कम होता है, जरूर से ज़्यादा अगर इम्प्रेसिव है उस सेंस में ज़्यादा इस्तेमाल होता है स्टुपेंडस। और इसके सिनोनिम्स की अगर बात करूं तो अमेजिंग एक ऐसा शब्द है जिससे आपको इसकी मीनिंग समझ में आएगी। स्टुपेंडस का जो असल मतलब होता है वो होता है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव हो, जरूर से ज़्यादा इंप्रेसिव हो, तो उसके लिए शब्द लगाते हैं स्टुपेंडस। लेकिन एक्सट्रीमली लार्ज भी लिख रहे हो तो इसके लिए अति विशाल के लिए भी आप इस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। समझ में आया? स्टुपेंडस का मतलब हो गया बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव होना, और विशाल के सेंस में बहुत ज़्यादा बड़ा है, उस सेंस में भी आप स्टुपेंडस शब्द का इस्तेमाल करते हो। चलो आगे बात करते हैं। एक कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ चेंज इज नोन एज। आपने अगर केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो केमिस्ट्री में फ्लक्स पढ़ाया जाता है। क्या पढ़ाया जाता है? फ्लक्स। कई बार आप देखा होगा, आपको इस तरीके का डायग्राम पढ़ाया जाता है। इस डायग्राम में जो है रेज इधर से इधर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती है, ठीक है ना। और जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती है तो आपने देखा होगा, आपको ये बताया जाता है कि इसका फ्लक्स बताइए, फ्लक्स कितना होता है। अगर 11-12 अगर आपने सही से साइंस साइड से पढ़ा है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है, ये अगर आपका कोई सरफेस है तो पूछा जाता है कि फ्लक्स कितना होगा, वो आपको बताना है। तो फ्लक्स होता क्या है? फ्लक्स एक्चुअली एक प्रवाह है। फ्लक्स क्या है? एक प्रवाह है कि कितने पर्टिकुलर टाइम में कितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज फ्लो कर जाएगी। तो सवाल वही है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ चेंज इज नोन एज। अगर कंटिन्यूअस प्रोसेस हो रहा है चेंज का तो उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं फ्लक्स या प्रवाह। इसी तरीके से एक और शब्द पूछा गया है, वॉलंटरी लिखा हुआ है। वॉलंटरी का मतलब इच्छा से, वॉलंटरी का मतलब इच्छा से, और इनवॉलंटरी का मतलब अनिच्छा से। क्या? अनिच्छा से, बगैर इच्छा से, अनिच्छा से। तो एन इनवॉलंटरी एक्शन, जो बगैर आपके इच्छा के एक्शन हो, अंडर ए स्टिमुलस इज डिस्क्राइब्ड एज। मतलब किसी के बहाव में एक अनैच्छिक काम करना, अनैच्छिक इच्छा, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स। मतलब आप एक कोई एक्शन कर रहे हो जो किसी के बहकावे में कर रहे हो, आपकी इच्छा नहीं है, किसी के कहने पे कर रहे हो, किसी के प्रेशर में कर रहे हो, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स। उसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स बोलते हैं। अगला वन वर्ड है जो पूछा गया है, डिटरमाइनिंग द नेचर ऑफ डिजीज। डिजीज के नेचर को डिटरमाइन करने को क्या बोलते हैं? डायग्नोज। ये एक ऐसा शब्द है, जब भी आप हॉस्पिटल जाते हो, डॉक्टर आपको देखते हो, जैसे मान लो कि आपको छींक भी आ गई, तो अगर आप अपने घर के बाजू में जाते हो जहाँ पे डॉक्टर जो होते हैं, जो मतलब MBBS नहीं होते हैं, या तो BHMS होते हैं, या कोई और छोटी डिग्री होती है, तो वो आपको फटाफट 4, 5, 6, 10 गोलियाँ दे देते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब भी आप किसी बड़े अस्पताल चले जाओ, अगर आपको छींक भी आई, बुखार भी आ जाएगी, तो सबसे पहले क्या करते हैं? वो टेस्ट कंडक्ट कराते हैं। टेस्ट क्यों कंडक्ट कराते हैं? ब्लड टेस्ट करा लेंगे, दूसरा टेस्ट करा लेंगे, तीसरा एक्सरे, जरूरत है नहीं जरूरत है, सारे टेस्ट करा लेते हैं। टेस्ट क्यों कराते हैं? टेस्ट रिपोर्ट से वो ये पता करते हैं कि एक्चुअली कारण क्या है, मतलब जो अंदर आपके डिजीज है उस डिजीज का कारण क्या है। तो वो वहां पे क्या करते हैं? परीक्षण करके डायग्नोज करते हैं। तो वही पूछा गया है, डिटरमाइनिंग द नेचर ऑफ डिजीज। डिजीज के नेचर को डिटरमाइन करने को क्या कहते हैं? ये मेडिकल टर्म है जिसको बोलते हैं डायग्नोज करना, ठीक है ना, रोग पहचानना। इसके बाद है अकरिंग एट नाइट। ये मेरे को याद है, मैं जब तैयारी कर रहा था, मैंने इसको रटने का अलग ही तैयार है। नॉक्टर्नल मतलब एक बार में मेरे को याद हो गया था। तो क्या होता है? रात्रि संबंधी। अकरिंग एट नाइट, रात्रि से संबंधित जो है नॉक्टर्नल है।
तो जब भी मैं अपने आजू बाजू ऐसे रात में खड़े हो कि जैसे रात को इसको पढ़ रहा था तो देख रहा था, तो मैं समझ रहा था कि अच्छा अब रात से संबंधित जो चीज़ होगा वो क्या होगा, वो नॉकटर्नल होगा। क्या होगा? स्पेलिंग कैसे याद करोगे? नॉकटर्नल। देखो ये याद करना बहुत आसान हो जाता है, ये रात्रि से संबंधित है, बहुत आसानी से याद भी हो जाता है। इसके बाद है अरेंजमेंट इन ऑर्डर ऑफ अकरेंस, मतलब जिस समय पे घटित हुआ है। जैसे मान लो कोई घटित हुआ है 5 बजे, फिर 7 बजे, फिर 8 बजे, या उसके पहले 3 बजे, या फिर यूं मान लो कि 2018 में कोई चीज़ घटित हुई, 16 में घटित हुई है, फिर 2020 में घटित हुई है। तो जिस ऑर्डर में वो घटित हुई है उसी ऑर्डर में उनको क्या करना, अरेंज करना। इस चीज़ को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल, घटनाक्रम। क्रोनोलॉजिकल का मतलब, जब ये शब्द आएगा क्रोनोलॉजिकल, इसका मतलब है कि आप क्या काम कर रहे हो, जिस समय पे घटा है उसी सीक्वेंस में चीज़ों को अरेंज कर रहे हो। तो घटने के सीक्वेंस में अरेंज करने को बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल। इसके बाद अगला है साइंस ऑफ हेरिडिटी। ये आपके बायोलॉजी के बहुत सारे टर्म है जो आपको पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में 1 वर्ड में, जिसको बोलते हैं जेनेटिक्स, आनुवंशिकी बोलते हैं। तो अगर हम कई बार आप अगर एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि हु इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स, हु इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स। देखो मैं कितने बच्चों को याद है कि जेनेटिक्स के पिता कौन है, बायोलॉजी बहुत सही से पढ़ा होगा ना। तो हेरिडिटी, आनुवंशिकता का जो अध्ययन किया जाता है वो साइंस की ब्रांच को क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स बोलते हैं। इसके बाद यह है कि टू रन अवे विथ ए लवर, अपने प्रेमी के साथ भाग जाना। अपने प्रेमी के साथ भाग जाना क्या कहला जाता है? इलोप कहलाया जाता है अंग्रेजी में, ठीक है ना। अपने प्रेमी के साथ भाग जाना क्या कहलाता है? इलोप कहलाता है, ELOPE। ये शब्द अगर आपके डिक्शनरी में नहीं है तो अच्छा शब्द है, याद रखना। आपके हो सकता है कोई दोस्त हो जो कभी इलोप किया हो, अपने प्रेमी के साथ भाग गया हो। ऐसे हमारे दोस्तों में कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसे मिल जाते हैं जो अपने प्रेमिका के साथ भाग जाना पसंद करते थे। देखो हमारा भी प्रेम विवाह हुआ है लेकिन अपन भागे नहीं हैं और भागने की नौबत नहीं आई है। तो कोशिश तो ऐसी हो कि आप इतने कामयाब हो, ठीक है ना, इतने कामयाब हो कि कभी ये नौबत ना आए कि आपको भागने की नौबत पड़े, आपको इलोप करने का ज़रूरत पड़े। ये एक अच्छा शब्द है, मुझे लगता है आपकी डिक्शनरी में होना चाहिए 1 वर्ड में। चलो आगे की तरफ चलते हैं। बहुत आसान थे आज के जो 1 वर्ड है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। विथ मच लाइवलीनेस एंड ए सेंस ऑफ पर्पज। विथ मच लाइवलीनेस, बहुत ज़्यादा लाइवलीनेस के साथ या सेंस ऑफ पर्पज के साथ, उसको क्या बोलते हैं? जिंदा दिली होना। तो इसके लिए जो शब्द है जॉन्टली शब्द है, जॉन्टली, ये इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। और स्पेलिंग में जॉन्टली बोलते हैं लेकिन याद करने के लिए जाउंटली, मैं मतलब अपने समय में ऐसे ही पढ़ता था ताकि स्पेलिंग याद रहे। प्रोनाउंसिएशन इसका जॉन्टली होता है, यू साइलेंट रहता है, जॉन्टली लिखते हैं, ठीक है ना, मतलब जॉन्टली पढ़ते हैं। तो जाउंटली, तो स्पेलिंग याद कर लेता था मैं इस तरीके से। मतलब देखो मैं जो यूपी बोर्ड वाले बच्चे हैं ना, मैं उनको वही वाला तरीका सिखा रहा हूँ जो अपने समय में, मतलब मैं जॉन्टली भी सिखा सकता हूँ, ये भी कह सकता हूँ यार कि इसका प्रोनाउंसिएशन जॉन्टली नहीं बोलते, जॉन्टली बोलते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना इस बात को यार कि हमें अपने उस बेस को समझना है कि जिस बेस पे हम हैं, हम जिस तरीके से अपनी तैयारी कर रहे हैं, हमें क्या क्या चैलेंजेस महसूस हो रहे हैं। तो मैं जिन बच्चों के लिए सीरीज़ बना रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ ये वही वाले बच्चे हैं जो मेरी तरह बच्चे हैं, जिनको वोकैब पढ़ने में बहुत दिक्कत हुई है, जिनको प्रोनाउंसिएशन का दिक्कत हो रहा होगा, बार बार वोकैब पढ़ रहे होंगे, बार बार भूल जा रहा होगा। तो ये सीरीज़ उनको बहुत मदद करेगी, बहुत गाइड करेगी सीक्वेंस में पढ़ाई करने को लेके। अगला है आस्क और बेग फॉर। अब ये ना शब्द याद रख लीजिएगा, इसका मतलब जॉन्टली का मतलब होता है जिंदा दिल होना। अगला है आस्क और बेग फॉर समथिंग ऑनेस्टली और हम्बली, मतलब किसी चीज़ को मांगना, ठीक है ना। ये पिछली वाली क्लास में भी आया था, ये रिपीट हो गया है। किसी चीज़ को मांगना बहुत हम्बली और बहुत ऑनेस्टली, बहुत मतलब प्रार्थना करके मांगना, जैसे आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसको बोलते हैं सप्लीकेंट। तो सप्लाई का सप्ली याद कर सकते हो, फिर कैंट में CANT होता है, सप्लीकेंट, प्रार्थना करना। सप्लीकेंट मतलब प्रार्थना करना। तो हिंदी डायरेक्टली यहाँ से याद कर सकते हो, सप्लीकेंट जब आप कर रहे हो तो किसी से प्रार्थना कर रहे हो। अब टेकिंग ऑफ वंस ओन लाइफ से याद करने की जरूरत क्या है? हर जगह सुसाइड चल रहा है, हर जगह सुसाइड चल रहा है। तो सुसाइड मतलब आत्महत्या, दुनिया जानती है, यह बहुत आसान था। उसके बाद है वॉक विथ ए लॉन्ग स्टेप। ध्यान से देखना, टहलना लंबे कदमों से, मतलब लंबे स्टेप लेके,
तो एक तरीके का छलांग हो गया, यूं ऐसे उछल के ऐसे चलते हैं फिर ऐसे चलते हैं, मतलब अगर मैं चल के दिखाऊं ऐसे कुछ यूं करके फिर यूं करके लंबी छलांग, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्ट्राइड, छलांग। स्ट्राइड मतलब क्या होता है, छलांग, ये लंबी वॉक, लंबे स्टेप्स होते हैं, लंबे स्टेप से वॉक करना बोला जाता है स्ट्राइड। अगला है पर्सन हु इज एंजॉइंग ए स्लो रिलैक्स्ड वॉक, एक ऐसा आदमी जो बहुत आराम से ऐसे स्लो रिलैक्स और एंजॉय कर रहा है, मन मुग्ध है एकदम, तो उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रॉलर। क्या बोलते हैं, स्ट्रॉलर, घुमक्कड़, मतलब वो धीरे धीरे आराम से टहल रहा है, मज़े मज़े में चल रहा है। हिंदी में घुमक्कड़ बोलेंगे, अंग्रेजी में स्ट्रॉलर, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब घुमक्कड़ में नोमैड भी आ जाते हैं, ठीक है ना, वैग्रांट भी आ जाते हैं। अगला है वर्ड्स ऑफ सिमिलर मीनिंग, ये तो सिनोनिम्स ही हो गया, वर्ड्स ऑफ सिमिलर मीनिंग को सिनोनिम्स बोलते हैं। उसके बाद है टू बी नोन फॉर ए बैड एक्ट, बैड एक्ट के लिए जाने जाने वाला आदमी क्या होता है, कुख्यात या नोटोरियस होता है, नोटोरियस। अगला शब्द बात करें, बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यूनिवर्सल, कोई चीज़ यूनिवर्सल है, इसका मतलब है बिलोंगिंग टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये बहुत आसानी से याद हो जाता है, ये सब चीज़ें बहुत आसानी से याद भी हो जाती है। एक ये शब्द याद करने में मेरे को बहुत मजा आया था, किल बाई पुटिंग प्रेशर ऑन द थ्रोट टू अप्लाई प्रेशर, मतलब क्या कहते हैं, गला दबा के मारने को क्या बोलते हैं, गला दबा के, कई बार देखा आपको गला दबा के किसी को मार दिया जाता है। तो अगर आप हॉलीवुड सीरीज़ देख रहे हो तो उसमें एक शब्द हमेशा मिलेगा, स्ट्रैंगुलेट। क्या है, स्ट्रैंगुलेट। तो स्ट्रैंज का यहाँ तक, स्ट्रैंज तक आता है, स्ट्रैंगुलेट, यहाँ स्ट्रैंगुलेट नहीं पढ़ते हैं, स्ट्रैंज में ज पढ़ा जाता है, लेकिन यहाँ पे गा पढ़ा जाएगा, स्ट्रैंगुलेट, गला घोटकर या गला दबा के किसी को मारना या गला घोटना। एक ये बहुत आता है आपके एग्जाम में, बायोलॉजी का, ये भी बायोलॉजी का तो नहीं, ये तो आपके फिजिक्स का हो गया, बैरोमीटर पूछा गया है कि इंस्ट्रूमेंट टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं, बोलते हैं बैरोमीटर। ये आपको इंग्लिश में भी कई बार मिल जाता है, इंग्लिश वाले सेक्शन में, और अगर ये देखोगे तो ये करीब कुछ नहीं तो 50 बार तो आपके जीके जीएस वाले सेक्शन में पूछा होगा, 50 बार पूछा ये, अगर पिछले सालों का पेपर उठा के देखो कि 50 बार पूछा है बैरोमीटर। मतलब ये सीधे सीधा पूछा है कि वो ऐसी इंस्ट्रूमेंट बता दो जिससे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापते हैं, और उसको क्या बोलते हैं, उसको बैरोमीटर बोलते हैं। तो फिजिक्स में बहुत सारे इस तरीके के मीटर आते हैं जिसमें कभी वोल्टेज नापा जाता है, कभी जो है करंट नापा जाता है, जैसे करंट नापने के डिवाइस को एमीटर बोलते हैं, वोल्ट मीटर बोलते हैं वोल्टेज को नापने वाले को। तो इस तरीके से बहुत सारे जो आपके 9th की एनसीईआरटी है उसमें फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में जितना डेटा दिया हुआ उससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। 11-12 से बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन अगर आप देखोगे जीके जीएस सेक्शन में, तो जीके जीएस में क्या है, जीके जीएस में आपको सिर्फ और सिर्फ 9th की एनसीईआरटी बेस्ड जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी 9th एंड 10th की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से। आपके वन वर्ड में बहुत देखने को मिलेगा, वन वर्ड में ये सारे के सारे आपको बहुत देखने को मिलेंगे। इसके बाद बात करते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। सबसे पहला है एन एक्स टू ग्राइंड, इसका मतलब होता है निजी स्वार्थ होना, मतलब कहीं ना कहीं अपना मतलब निहित होना, और ये आपके एग्जाम में तकरीबन 50 बार पूछा गया है। एन एक्स टू ग्राइंड लगभग हर साल पूछ दिया जाता है किसी ना किसी सेट में। ये पीवाईबी चल रहा है भाई साहब, पीवाईबी, प्रीवियस ईयर वोकैब, इसका मतलब ये सारे के सारे पूछे गए हैं ना, मैंने कुछ नया नहीं लिया, अभी तो नया स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। फर्स्ट फेज मेरा प्रीवियस ईयर का है, जब ये लास्ट में चलना चालू हो जाएगा, प्रीवियस ईयर कवर हो जाएगा, तब कुछ नया कराऊंगा। अभी तो मैं सिर्फ प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ ताकि एक बार प्रीवियस ईयर आपको अच्छे से याद हो जाए। तो बात क्या है, एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब होता है निजी स्वार्थ निकालना है, प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व। इन्वायरमेंटलिस्ट हैव नो पॉलिटिकल एक्स टू ग्राइंड, दे जस्ट वांट टू सेव द प्लानेट। देखो जो इन्वायरमेंट वाले बंदे हैं, जिनको इन्वायरमेंट से लेना देना है, सेंटेंस यही कह रहा है कि उनके पास क्या है, नो पॉलिटिकल एक्स टू ग्राइंड, उनका कोई भी मतलब राजनीतिक मतलब नहीं है, ठीक है ना। दे जस्ट वांट टू सेव द प्लानेट, वो प्लानेट को सेव करना चाहते हैं। तो कई बार क्या होता है कि ये दे के आपके ऑप्शन 1, 2, 3 और 4 देता है, और कई बार क्या होता है ये दे के आपको सेंटेंस दे के फिर ऑप्शन 1, 2, 3, 4 देखता है और ये अंडरलाइन कर देता है एक्स टू ग्राइंड, इसकी मीनिंग बताओ आप। समझ में आई बात? ये बहुत आपके एग्जाम में होगा, तो दोनों तरीके से आपको समझना पड़ेगा। जब ये देता है तो बहुत आसान होता है क्योंकि सेंटेंस से आप मीनिंग समझ पाते हो, जब ये देता है तो थोड़ा मुश्किल होता है, फिर आपको रटा हुआ होना चाहिए। अगला है टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट का मतलब होता है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। फ्रेज वंस ओन एबिलिटीज एंड अचीवमेंट, मतलब अपने ही योग्यता को, अचीवमेंट को बार बार जो है फ्रेज कर देना। आई हेट पीपुल
मैं उन लोगों से नफरत करता हूँ हु आर ऑलवेज ब्लोइंग देयर ओन ट्रम्पेट, मतलब जो आदमी हमेशा अपनी ही बड़ाई करता रहता, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने फला किया, मैंने ठेका किया। ये भी बहुत ऐसा है जो आपके एग्जाम में 10-15 बार तो आ ही चुका है, पिछले 5 सालों में इतनी बार आ चुका है। एक और आया है स्टैंड ऑफिस, इसका मतलब है व्यवहार में रूखा होना, इनडिफरेंट होना या अनफ्रेंडली होना। मिस्टर मोनी लुक्ड अनकॉर्डियल एंड स्टैंड ऑफिस, मतलब अनकॉर्डियल दिख रही है और साथ में स्टैंड ऑफिस है, मतलब थोड़ा रिजिड है यार। तो जब आप स्टैंड ऑफिस दिखते हो तो व्यवहार में थोड़े से रूखे होते हो, इनडिफरेंट होते हो, अनफ्रेंडली होते हो। ये एक बार आया हुआ है, एक बार के बाद दोबारा कभी नहीं आया हुआ, लेकिन ऐसा नहीं कि दोबारा नहीं आ सकता। एक बार एसएससी ने पूछ दिया तो दोबारा भी पूछ सकता है, चांसेस है। इसके बाद अगर अगले की बात करूं, सोइंग वाइल्ड ओट्स। सोइंग वाइल्ड ओट्स का मतलब होता है अय्यासी करना। इररिस्पॉन्सिबल प्लीजर सीकिंग इन यंग एज, मतलब अगर आप जवान हो और उस टाइम पे आप मज़े हो, मतलब प्लीजर सीकिंग हो, खुश हो, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी से परे हो, ठीक है, अय्यासी कर रहे हो, तो उसके लिए होता है सोइंग वाइल्ड ओट्स। सोइंग वाइल्ड ओट्स। ही सोड ऑल हिज वाइल्ड ओट्स बिफोर ही मैरिड, मतलब जब तक उसने शादी की उसके पहले उसने सारे के सारे वाइल्ड ओट क्या कर दिया, शो कर लिया, ठीक है ना। ही सोड ऑल हिज वाइल्ड ओट्स, मतलब सारी अय्यासी कर ली। तो सो वाइल्ड ओट्स का मतलब होता है अय्यासी करना, यंग, जवानी में। सभी करते हैं यार, सभी करते हैं। ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है आकस्मिक घटना, ठीक है ना, समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट। ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू इस्तेमाल किया जाता है जब अचानक कोई घटना घटित हो और वो घटना आपके फेवर में ना हो और वो प्लीजेंट ना हो, अनप्लीजेंट हो, तो उसके लिए होता है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। हिज सडन डेथ केम एज ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। उसकी अचानक मृत्यु ऐसे आई जैसे बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, मतलब आकस्मिक घटना हो गई ना, कोई उम्मीद नहीं कर रहा था। तो एक ऐसी अचानक घटना जो खुश करने वाली ना हो, उसके लिए जो ईडियम इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल करते हैं ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। चलो आगे की तरफ चलते हैं। पीचेज एंड क्रीम। पीचेज एंड क्रीम का मतलब होता है स्वास्थ्य, दाग रहित, गोइंग वेल, कंफर्टेबल, विदाउट ब्लेमिसेस। यू डोंट गेट एनी बेटर इफ एवरीथिंग इज जस्ट पीचेज एंड क्रीम। यू डोंट गेट एनी बेटर, तुम और बेहतर नहीं हो पाओगे इफ एवरीथिंग इज जस्ट पीचेज एंड क्रीम, अगर हर चीज आपकी पीचेज एंड क्रीम है, मतलब स्वस्थ और दाग रहित है। तो यहां से डायरेक्टली इसको याद करना, पीचेज एंड क्रीम का मतलब स्वस्थ एंड दाग रहित, और ये आसानी से याद हो जाएगा। अगला है ऑफ नो वेल, नो अवेल। इसका मतलब ऐसे समझो, इसका मतलब होता है व्यर्थ होना, और ये आपके एग्जाम में तकरीबन 60-70 बार पूछा गया। ऑफ नो अवेल 60-70 बार पूछा है, सोचो कितना इंपॉर्टेंट होगा। ऑफ नो अवेल का मतलब होता है यूजलेस होना। वी ट्राइड टू कीप हिम अलाइव बट नो अवेल, मतलब हमने बहुत कोशिश की कि वो अलाइव रहे, बट टू नो अवेल, मतलब इसका कोई फायदा नहीं हुआ, मतलब जितना हमने ट्राई किया वो सब व्यर्थ में चला गया, यूजलेस रहा। ऑन द वर्ज ऑफ का मतलब होता है किसी चीज के कगार पे होना। ऑन द ब्रिंक ऑफ, ये दोनों आता है, ध्यान से रखना। ऑन द वर्ज ऑफ, ऑन द ब्रिंक ऑफ का मतलब होता है कि किसी चीज, मतलब कगार पे होना। और वी वर ऑन द वर्ज ऑफ डिवोर्स, मतलब मतलब हम इस वर्ज पे हैं कि हम डिवोर्स के वर्ज पे, मतलब आखिरी पड़ाव पे हैं। तो ऑन द वर्ज ऑफ, ऑन द ब्रिंक ऑफ, इन दोनों का मतलब होता है पड़ाव पर होना, आखिरी पड़ाव पर होना या कगार पे होना, आखिरी पड़ाव पे होना जहां से रिटर्न नहीं हो सकते। ऑन द वर्ज ऑफ, ऑन द ब्रिंक ऑफ। ए सोर पॉइंट एक और आपके एग्जाम में आता है, ए सोर पॉइंट, इसका मतलब होता है अप्रिय विषय, समथिंग विच हर्ट्स, कोई ऐसी चीज जो आपको नुकसान पहुंचाए। डोंट मेंशन हर डिवोर्स, इट्स ए बिट ऑफ ए सोर पॉइंट, मतलब उसके डिवोर्स को मेंशन मत करो, ये उसके लिए जो है एक सोर पॉइंट है। मतलब क्या है, अप्रिय विषय है उसके लिए, डिवोर्स की बात मत करो, उसके लिए भाई सोर पॉइंट है। तो किसी चीज के लिए सोर पॉइंट होने का मतलब होता है अप्रिय विषय होना, अप्रिय विषय होना, अप्रिय विषय होना। इसके बाद अगर बात करूं लाइक ए फोनिक्स, ये भी आपके एग्जाम में मतलब आई थिंक बहुत बार आया है, बहुत बार आया है, 60-70 में गिनती भी नहीं होगी। लाइक ए फोनिक्स, फिर से उठकर खड़ा होना, नया जीवन पाना, विथ ए न्यू लाइफ, रीबर्थ, री इनकारनेशन। द पार्टी हैड राइजन लाइक ए फोनिक्स फ्रॉम द एसेस ऑफ इलेक्टोरल डिजास्टर, मतलब अगर मैं एग्जाम्पल दूं अगर इसका, तो कांग्रेस पार्टी इस बार का जो लोकसभा चुनाव रहा है, इसमें अगर मैं बोलूँ तो कांग्रेस पार्टी रोज लाइक अ फोनिक्स, हम ये फ्रेज उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उम्मीद क्या किया जा रहा था कि जो ये इंडिया गठबंधन है वो हार्डली
100 110 सीटें जीतेगी, 400 से ज़्यादा मोदी जी जीतेंगे, लेकिन अगर देखोगे तो 230-35 के आसपास सीटें लेके आई है। तो ऐसे में वो फाइट बैक की है। तो वही एग्जांपल दिया रहा है। तो जो पार्टी है राइजन पार्टी जो है राइज की है लाइक ए फोनिक्स की तरह, मतलब फ्रॉम द एसेस, मतलब एकदम धूल मिट्टी में मिल गई थी इलेक्टोरल डिजास्टर के बाद। तो जब ये राइज लाइक ए फोनिक्स जब आप बोलते हो ना, लाइक ए फोनिक्स बोलते हो, तो फिर से उठ के खड़े होना, फिर से उठकर खड़े होना। और अब वैसे तो जो आता है राइज लाइक ए फोनिक्स, इसके साथ ये भी आता है राइज लाइक ए फोनिक्स, राइज इसके साथ लगा रहता है। चलो आगे चलते हैं। अगला है वर्ड सीरीज हमारा, जिसमें हम बात करते हैं ऑडासिटी की। ऑडासिटी का मतलब होता है आपका क्या कहते हैं कि दृढ़ता। और अगर आप ऑडिशियस हो तो मतलब आप जिद्दी हो, हठी हो, दृढ़ हो किसी काम को करने में। तो ब्रेवरी या इंटरपिडिटी एक शब्द है, ये इसके सिनोनिम्स होंगे। बोल्डनेस इसका एक सिनोनिम्स होगा। तो कॉर्डिक जो है कायरता, कॉशन या ह्यूमिलिटी इसके एंटोनिम हो जाएंगे। ये वैसे पिछली क्लास से लिया गया है, तो ये आपका रिवीजन और रिपीटेशन हो गया। सुपरन्यूएटेड ये शब्द है सेवानिवृत्ति, जिसमें कल की क्लास में हम लोगों ने किया था। एंटिक्वेटेड ओल्ड फैशन हो गया, या रिटायर्ड बोलते हैं। या इसके लिए सबसे ज़्यादा जो सही सटीक शब्द है वो है ऑब्सोलीट या फिर आउटडेटेड बोल सकते हो, ऑब्सोलीट या आउटडेटेड। और मैंने बोला था कि ऑब्सोलीट शब्द आपका एग्जाम में बहुत आता है। तो ये दोनों पिछले क्लास से रिपीटेड हैं। फिर उसके बाद है एक्सीड। एक्सीड करने का मतलब होता है मान लेना, ACCED, एक्सीड करने का मतलब होता है मान लेना। अगर मान रहे हो तो कंप्लाई कर रहे हो, कंप्लाई करने का भी मान लेना होता है। असेंट मतलब सहमत होना, कंसीड मतलब भी मान लेना होता है। इम्पीड का मतलब होता है मना करना, इम्पीड का मतलब मना करना। फॉरबिट, डिनाउंस, डिनाउंस का मतलब निंदा करना, निंदा करना मतलब मना ही कर रहे हो। डिम्यूर का मतलब भी मना करना होता है। तो ये सब मना करने से रिलेटेड वर्ड है। डिमर, ये एक अच्छा शब्द है। अलर्ट का मतलब सतर्क। अलर्ट तो सब जानते हैं, लेकिन अलर्ट अगर बात करें हम तो जरा इसके सिनोनिम्स में देखिए, उसमें क्या सीखने को आपको मिलेगा। अलर्ट में सिनोनिम्स में देखिए आपको क्या सीखने को मिलेगा। देखो, दो तरीके का सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के क्वेश्चन आता है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स के दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं। कई बार आप देखोगे कि इस तरीके का शब्द दिया रहेगा और बोलेगा इसके सिनोनिम्स बताओ, इसके सिनोनिम्स बताओ। लेकिन जब आप सिनोनिम्स 01 देखोगे, 02 देखोगे, 3 देखोगे, 04 ऑप्शन देखोगे, तो एक भी शब्द आपको ईजी नहीं मिलेगा, क्योंकि यही ईजी है। या तो डिफिकल्ट शब्द देता है, ईजी ऑप्शन देता है, या ईजी शब्द दे दिया, डिफिकल्ट ऑप्शन दे दिया। अब जरा ध्यान से देखो, वॉचफुल, ऑब्जर्वेंट, विजिलेंट या परसेप्टिव। अगर आपको ऑब्जर्वेंट दे रहा है और अलर्ट दे रहा है तो आप ऑप्शन आसानी से टिक कर लोगे। अगर आपको वॉचफुल दे रहा है और अलर्ट दे रहा है तो ऑप्शन को आसानी से टिक कर लोगे। ये और ये दोनों आपके लिए बहुत आसान काम है। लेकिन गलती से अगर विजिलेंट दे दिया, तो बहुत सारे बच्चों के लिए विजिलेंट जो है एक डिफिकल्ट शब्द बन जाएगा। विजिलेंट जो है एक डिफिकल्ट शब्द बन जाएगा कि भाई विजिलेंट का मतलब होता है वॉचफुल होना, सचेत होना। लेकिन अगर गलती से इसी क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाना है और एक ऑप्शन में अगर परसेप्टिव दे दिया जाए, तो कभी आपको पता ही नहीं चलेगा कि इस क्वेश्चन का जवाब जो है आप सही दे रहे हो। आपको लगेगा आप अंधे मार रहे हो जब तक आपकी तैयारी अच्छी नहीं है। तो परसेप्टिव का मतलब भी अलर्ट होना होता है। समझ में आया? तो ये इसके सिनोनिम है, अलर्ट के सिनोनिम है। अब अगर एंटोनिम पूछ दिया गया, तो अगर लिथार्जिक दे दिया गया तो लिथार्जिक आप पढ़ के जाते हो। ड्राउसी का मतलब होता है झपकी। भाई अगर आप झपकी में हो तो अलर्ट तो नहीं हो सकते हो ना, ये इसका एंटोनिम हो गया। ड्राउसी का मतलब होता है झपकी, ये इसके नहीं होता है। गलती से अगर इनडिस्क्रीट दे दिया है तो क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्क्रीट और इनडिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब वॉचफुल होना, अलर्ट होना, नोन होना, और इनडिस्क्रीट का मतलब होता है कि आप अलर्ट ना हो। तो इसका अपोजिट है। अब समझ रहे हो ना? परसेप्टिव अगर सिनोनिम्स में दिया ऑप्शन में तो क्वेश्चन डिफिकल्ट हो सकता है। इनडिस्क्रीट दिया ऑप्शन में तो क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। इसीलिए सब कुछ पढ़ के जाना पड़ेगा। ये जितने शब्द सिखा रहा हूं मैं, वो सारे के सारे शब्द अगर आप सीख के जाओगे, थोड़ा टफ होगा, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, लेकिन बार बार रिवाइज करोगे, मैंने याद किया था आप भी याद कर लोगे। ठीक है। अगला है ऑब्स्टिनेट। ये भी शब्द शायद लास्ट वाली क्लास में किया है, ये रिपीट हो गया है। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है हठी होना। ठीक है ना? एडमंट होना, इनफ्लेक्सिबल होना, टेनासियस होना। अगर आप ऑब्स्टिनेट हो, अगर आप जिद्दी हो, इसका मतलब है एडमेंट हो।
अगर आप एडमेंट हो मतलब आप हटी हो, इनफ्लेक्सिबल हो मतलब फ्लेक्सिबल का क्या मतलब है, जो आसानी से मुड़ जाए, मतलब वो रिजिड तो नहीं है ना। अब यहाँ पे जब हम ये इस्तेमाल करते हैं ऑब्स्टिनेट होना, तो ये पर्सन के सेंस में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी और इनफ्लेक्सिबिलिटी मटेरियल के सेंस में इस्तेमाल करते हैं। कोई चीज़ फ्लेक्सिबल है तो मुड़ जाएगा, इनफ्लेक्सिबल है तो नहीं मुड़ पाएगा। तो ऐसे ह्यूमन बीइंग अगर फ्लेक्सिबल है तो यार बात मान जाएगा, इनफ्लेक्सिबल है तो कह दिया कि यही होगा तो ये होगा, नहीं मानेगा, फ्लेक्सिबल ही नहीं है वो, ठीक है ना। टेनासियस होना, टेनासियस का मतलब जिद्दी हठी होना, इसका मतलब होता है जिद्दी होना या हठी होना, जिद्दी। और स्टबर्न शब्द बहुत आता है, स्टबर्न शब्द बहुत आपके एग्जाम में आता है, और स्टबर्न शब्द का मतलब भी हठी और जिद्दी होता है। तो हठी और जिद्दी से रिलेटेड बहुत सारे शब्द आप सीख सकते हो। ऑब्स्टिनेट होना, एडमंट होना जो है वो क्या कहते हैं कि स्टबर्न होना, और टेनासियस होना, इनफ्लेक्सिबल होना, ये सारे के सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। अगर हम इसके एंटोनिम्स की बात करें तो हम बात करेंगे सबमिसिव होना, ठीक है, प्लायंट होना, अमीनेबल होना। अमीनेबल का मतलब होता है सौहार्दपूर्ण होना, मतलब आप हटी नहीं हो। सौहार्दपूर्ण होने का मतलब है कि सबके साथ मिलजुल के रह रहे हो, लोग बात कह रहे हैं मान जा रहे हो। तो अमीनेबल का मतलब होता है सौहार्दपूर्ण होना, विनम्र होना। क्या होना? विनम्र या सौहार्दपूर्ण होना। तो ये दोनों याद रहना। प्लायंट का मतलब भी वैसे ही होता है यार, सिंपल शांत। प्लायंट का मतलब सिंपल और शांत होता है, इसका मतलब होता है विनम्र होना, विनम्र होना, विनम्र होना। तो आई होप ये सारे शब्द समझ में आए होंगे। बहुत आसान आसान से शब्द है, शब्द ज़्यादा नहीं। जैसे लिटिल शब्द आया, लिटिल का मतलब थोड़ा होता है, अब ये तो सभी जानते हैं ना, लेकिन एंटोनिम में ध्यान से देखो, सिनोनिम्स में ध्यान देखो। बिट, फ्रैगमेंट। अगर बिट लिख के आ जाए तो थोड़ा मुश्किल हो जाए, लिटिल को बिट से आप सिनोनिम्स मैच करा सको। फ्रैगमेंट आ जाएगा तो आप समझ जाओगे छोटे हिस्से की बात कर रहे हैं। लॉट तो समझ में आ गया कि लॉट मतलब ज़्यादा, ठीक है ना। तो बिट याद रख लो इसमें, स्मॉल इन साइज, ठीक है। ट्रिवियल शब्द है, ट्रिवियल का मतलब क्या होता है? तुच्छ। ट्रिवियल का मतलब वो क्या होता है? तुच्छ होता है। यार्ड स्टिक का मतलब होता है मापदंड। ए स्टैंडर्ड यूज फॉर कंपैरिजन, तो स्टैंडर्ड इसका जो है सिनोनिम्स हो जाएगा। गॉज करना, बेंचमार्क, नॉर्म, ये इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। ये सब मापदंड के लिए इस्तेमाल होते हैं। गॉज मशीन मांगा जाता है ना, माप वाली मशीन दे दीजिए। बेंचमार्क करना, ठीक है, तो ये मापने के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है। नॉर्म इस्तेमाल किया जाता है। यार्ड स्टिक आपके एग्जाम में तकरीबन 10 बार आया है सिनोनिम्स में, तो ध्यान रखिएगा। गॉज, बेंचमार्क, नॉर्म और स्टैंडर्ड, ये इसके सिनोनिम्स है, याद करना पड़ेगा आपको इसको, ठीक है ना। अबरेशन और डेविएशन, अबरेशन और डेविएशन इसके दो एंटोनिम हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर टॉक्सिक की बात करें तो जहरीला या विषाक्त बोल सकते हैं। जहरीला, टॉक्सिक का मतलब जहरीला या विषाक्त बोल सकते हैं। तो टॉक्सिक तो सब लोग जानते हो, लेकिन क्या सिनोनिम्स में डेडली का मतलब? डेडली का मतलब घातक, लीथल का मतलब घातक, परनीशियस का मतलब जहरीला, जहरीला, और विरुलेंट का मतलब भी जहरीला होता है, जहरीला। विरुलेंट, परनीशियस, पॉइजनस, पॉइजनस मतलब जहरीला। कितने सारे शब्द हो गए सीखने के लिए आपको। ये सारे शब्द आप सीखो, डेडली, लीथल, परनीशियस, पॉइजनस, विरुलेंट, टॉक्सिक। आपके एग्जाम में मैं बता रहा हूँ इसमें कितने शब्द आए हैं। विरुलेंट आपका 10 एक बार आया हुआ है, परनीशियस तो बहुत ज़्यादा बार आया हुआ है, लीथल आता ही रहता है, हर जगह इस्तेमाल होता है, और डेडली। लीथल आता है तो उसके ऑप्शन में हमेशा आपको डेडली देखने को मिलेगा सिनोनिम्स में। ये सारे के सारे शब्द वो शब्द लिए हैं मैंने जो आपके एग्जाम में हू बहू फंसेंगे। अभी जब मैं आपकी इस पर टेस्ट कंडक्ट करूँगा लाइव, जब इस पर क्वेश्चंस बना के ले आऊँगा, तब आप देखना, तब आपको और मज़ा आएगा। अगर आप पढ़ के आओगे फिर वो मेरे साथ वो लाइव टेस्ट में अगर उसे फटाफट 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 सॉल्व करोगे, वो बहुत मज़ा आएगा। रिग्रेस का मतलब होता है पीछे हटना। रिग्रेस का मतलब होता है पीछे हटना, रिटर्न टू ए फॉर्मर और लेस डेवलप्ड स्टेट, ठीक है ना। बैक स्लाइड करना। तो रिसीड हो गया, रिवर्ट हो गया, रिटीट हो गया। रिटीट पीछे हटना, रिवर्ट करना मतलब पहले की पोजीशन को हटाना, रिसीड करने का मतलब होता है पीछे हटना। तो ये सारे याद कर लो, रिग्रेस, रिसीड, रिवर्ट, रिटीट्स, इन सब का मतलब पीछे हटना होता है। फिर अपोजिट की बात करें तो डेवलप करना, स्ट्रेंथन करना, ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। सॉम्बरी का मतलब होता है निराशाजनक। अगर कोई चीज़ सॉम्बरी है मतलब निराशाजनक की बात कर रहे हैं। डार्क और डल इन कलर और टोन। ग्लूमी होना, उदास या सैड होना। सॉम्बरी होना, ग्लूमी होना, ठीक है ना। ग्लूमी की स्पेलिंग में डबल हो है, ग्लूमी होना। सॉम्बरी हो मतलब ग्लूमी हो, निराश हो आप, ठीक है ना। डार्क हो, डल हो, ग्लूमी हो। एंटोनिम्स की बात करें हम इसमें तो हम ब्राइट की बात कर सकते हैं, एंथुसियास्टिक की बात करते हैं, ऑप्टिमिस्टिक आशावादी की बात कर सकते हैं, इसके उसमें हो जाएगा।
तो 2 शब्द है, सॉम्बरी का जो है अगर याद करना है तो ग्लूमी याद कर लो, डल याद कर सकते हो, डल कहते हैं ना, तुम डल हो। चलो आगे चलते हैं, फ्रेजल वर्ब की बात करेंगे हम। सबसे पहले ब्रिंग अप की बात करेंगे। ब्रिंग अप का मतलब क्या होता है? टू रेज, टू रियर, टू इंक्रीज, उठाना, पालन पोषण करना, ठीक है ना। ब्रिंग अप मतलब एक तो पालन पोषण के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है ना, कि तुम्हारी ब्रिंगिंग गाँव हुई है तो ब्रिंग अप उसके लिए सेंस में इस्तेमाल होता है। सी वॉज ब्रॉट अप इन ए वेरी पुअर फैमिली, वो बहुत पुअर फैमिली में पली बढ़ी है। ये तो बहुत बचपन से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं तो ये बहुत आसानी से याद हो जाता है। अब इसके बाद अगर हम कॉल को लेके देखें, ध्यान से देखो, कॉल को लेके देखो कितने प्रीपोजिशन है और कितना बनाया जाता है। कॉल ऑन हो गया, कॉल एट हो गया, कॉल के साथ तीसरा है कॉल फॉर हो गया, और फिर कॉल के साथ फोर्थ हो गया। ध्यान से देख रहे हो ना, कॉल के साथ अपने ऑन लगाया है, एट लगाया है, फॉर लगाया है, फोर्थ लगाया है। जब कॉल ऑन करते हो ना तो किसी से जाकर भेंट करते हो। जब कॉल ऑन करते हो तो किसी से जाकर भेंट करते हो। टू विजिट ए पर्सन, द पीएम विल कॉल ऑन द फ्लड विक्टिम्स टुमारो। जो पीएम होंगे वो जाकर मिलेंगे। कॉल ऑन करेंगे मतलब कॉल ऑन करेंगे, पीएम कॉल ऑन करेंगे मतलब जाकर मिलेंगे। इसको ऐसे याद करना तभी याद होगा। पीएम अगर कॉल ऑन करेंगे इसका मतलब जाकर मिलेंगे। कॉल मतलब बुलावा होता है, मतलब किसी को बुलाना होता है ताकि वो हमारे पास आए। लेकिन अगर कॉल के साथ ऑन ले रहे हो तो ध्यान से देख रहे हो ना, जाके मिलने की बात हो रही है, जाकर मिलने की बात हो रही है। कॉल ऑन का मतलब होता है जाकर मिलना, टू विजिट ए पर्सन। तो यहाँ पे सेंटेंस इस्तेमाल किया गया है, द पीएम विल कॉल ऑन द फ्लड विक्टिम टुमारो। जो पीएम है वो कॉल ऑन करेंगे मतलब जाकर मिलेंगे फ्लड विक्टिम्स को टुमारो। इसको ऐसे याद करना तभी याद होगा, वरना बार बार भूलेगा। फिर कॉल एट की बात करें, टू विजिट ए प्लेस, किसी के घर ऑफिस जाकर भेंट करना। अब देख रहे हो, किसी से जाकर भेंट करना वो कहीं हो सकता है, लेकिन कॉल एट की जब बात करते हैं तो पर्टिकुलर प्लेस डिफाइंड हो जाता है। लास्ट संडे आई कॉल्ड एट योर प्लेस बट यू वर नॉट एट होम। लास्ट संडे को मैं तुम्हारे घर पर जाकर मिलने की कोशिश कर रहा था पर तुम घर पर नहीं थे। तो कॉल ऑन का मतलब होता है कहीं जाकर मिलना, मतलब कहीं जाकर किसी से भेंट करना, और कॉल एट होता है किसी के प्लेस पे जाना, मतलब प्लेस डिफाइन करना कि हाँ हम इस प्लेस पे, पर्टिकुलर प्लेस पे आ रहे हैं। फिर कॉल फॉर, कॉल फॉर का मतलब होता है टू डिमांड, आंसर, एक्सप्लेनेशन, मांग करना। आंसर फॉर आपने सुना था, कॉल फॉर भी हो गया। दिस इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर कॉल्स फॉर स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट हर। ये जो इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है उसका, वो कॉल फॉर कर रही है, एक्सप्लेनेशन मांग रही है, आंसर कर रही है जो है स्ट्रिक्ट एक्शन, ताकि उसके अगेंस्ट लिया जा सके, ठीक है ना। तो कॉल फॉर का मतलब मांग करना, कॉल फॉर का मतलब है मांग करना, याद रखना, मांग करना। कॉल फोर्थ और इस्तेमाल किया जाता है टू प्रोड्यूस ए रिएक्शन, इलिसिट, प्रतिक्रिया पैदा करना। कॉल फोर्थ का मतलब होता है प्रतिक्रिया पैदा करना। द न्यू लैंड एक्विजिशन बिल कॉल्ड फोर्थ स्ट्रॉन्ग रिएक्शन। जो नया लैंड एक्विजिशन बिल है, सुना नहीं था कि किसान जो है हरियाणा बॉर्डर और पंजाब बॉर्डर से दिल्ली जाने की कोशिश कर रहे थे, तो बड़ी बड़ी कीलें ऐसे लगा दी गई थी जैसे वो टेररिस्ट हो। तो वो क्या हो रहा था कि जो नया लैंड बिल आया वो कॉल फोर्थ कर रहा था, मतलब वो क्या काम कर रहा था, इलिसिट कर रहा था, प्रतिक्रिया पैदा कर रहा था। अगर लैंड एक्विजिशन बिल नहीं आता तो वो आंदोलन नहीं करते, और वो आंदोलन सिर्फ इस वजह से कर रहे थे क्योंकि वो प्रतिक्रिया में था लैंड बिल के। तो जब इस प्रतिक्रिया के सेंस में आपको इस्तेमाल करना है कि कोई चीज़ का प्रतिक्रिया ऐसा है, तो आप कॉल फोर्थ फ्रेज का इस्तेमाल करते हो। तो एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं, बहुत ज़रूरी है। ब्रिंग अप मतलब पालन पोषण करना। कॉल ऑन का मतलब होता है किसी पर्सन से जाकर मिलना, वो कहीं भी हो सकता है। लेकिन जब हम कॉल एट लगाते हैं तो पर्टिकुलर प्लेस डिफाइन करते हैं, उसके घर, उसके ऑफिस, कहीं जाकर किसी आदमी से मिलना। जब हम कॉल फॉर करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन मांगते हैं, डिमांड करते हैं। और कॉल फोर्थ करते हैं तो इसका मतलब होता है ये प्रतिक्रिया पैदा करता है, किसी चीज का प्रतिक्रिया पैदा करता है। तो द न्यू लैंड एक्विजिशन बिल कॉल्ड फोर्थ स्ट्रॉन्ग रिएक्शन। तो आई होप ये 5 के 5 फ्रेजल वर्ब आपको समझ में आ गए होंगे। और मैं फिर से फ्रेजल वर्ब के विषय में बताना चाहता हूँ, 4, 5, 6 बार आपको इनको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके कहीं आप इनको एब्जॉर्ब कर पाओगे। इतना आसान नहीं है एब्जॉर्ब करना, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। जैसे जैसे आपके पास जो है 300 जो है फ्रेजल वर्ब हो जाएंगे और 300 के आसपास आपके फिक्स प्रीपोजिशन आज हो जाएंगे, तो मल्टीपल टाइम रिवीजन चाहिए होगा। फिर बहुत सारे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करोगे, बहुत सारे मॉक टेस्ट दोगे, उसमें फिर भूलेगा, फिर आएगा, फिर भूलेगा, फिर आएगा। लेकिन प्रैक्टिस करते 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 आप मज जाओगे, एग्जाम में जाओगे, आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे। लेकिन कंटिन्यूअस रिवीजन चाहिए इस सेक्शन पे। अगर रिवीजन कंटिन्यूअस नहीं करोगे तो बहुत मुश्किल होगा। इसके बाद अगर हम बात करें अम्यूज एट, अम्यूज विथ, हमने कल मॉक एट पढ़ा था क्या, या सेम ही था, आंसर और आंसर फॉर।
आंसर टू ए पर्सन, आंसर फॉर, अकाउंट फॉर, ये हमने कल पढ़ा था, तो चाहो तो आप रिवीजन कर लो। अम्यूज एट, मॉक एट, लाफ एट, ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? किसी पे हंसने के लिए। लेकिन अम्यूज विथ जब इस्तेमाल करते हो तो आप इंजॉय करते हो। आंसर टू ए पर्सन होता है, आंसर फॉर जब लगाते हो तो एक्सप्लेनेशन दे रहे होते, अकाउंट फॉर करते हो, ठीक है ना। और अकाउंट फॉर का मतलब है आंसर फॉर होना। तो ये कल का था जो रिवीजन हो गया। रिवीजन करने में देख रहे हो 30 सेकेंड लगा। अगर मैं बात करूं, अगर 5 फिक्स प्रीपोजिशन अगर आपको रिवीजन करना है तो एक बार अगर आपने पढ़ा है तो दूसरी बार आपको, अगर अच्छे से पढ़ा है तो दूसरी बार रिवाइज करने में 5 से 10 सेकंड लगेगा, बस इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। कोई बच्चा होगा 30 सेकंड ले लेगा 5 इसमें पढ़ने में, तो रिवीजन में टाइम नहीं लगता है, पहली बार के एक्सप्लेनेशन में टाइम लगता है। अब मेरे वीडियोज का इस्तेमाल करके इसे सुनिए, इसे समझिए, देन उसके बाद इसको पढ़ना चालू कीजिए। और एक बार अगर ये चीज़ें समझ में आ गई तो बहुत आसान होगा आपके लिए इन वोकैब्स को प्रिपेयर करना। इसके बाद अगर अपन चलें आज के क्लोज टेस्ट वाले वर्ड पे, तो पहला है आर्टफुल। आर्टफुल का मतलब, अगर आप आर्टफुल हो तो आप चतुर, चालाक हो, क्लेवर हो। आर्टिस्टिक हो, आर्टिस्टिक का मतलब कला संबंधी होता है, पर्टेनिंग टू आर्ट। शी कम्स फ्रॉम ए वेरी आर्टिस्टिक फैमिली। आर्टिस्टिक मतलब कला से संबंधित होता है। और अगर हम बात करें आर्टिशन, आर्टिशन वो लोग होते हैं जो शिल्पकार होते हैं, वन हु डज हैंडीक्राफ्ट। शिल्पकार मतलब हाथों से जो मूर्तियां बनाते हैं। द हैंड ओवन टेक्सटाइल वर मेड बाय स्किल्ड लोकल आर्टिशंस। तो ध्यान रखिएगा कि आर्टफुल, आर्टिस्टिक, आर्टिस्ट और आर्टिशन, इन चार के चारों शब्दों का मीनिंग क्या है। आर्टफुल का मतलब चतुर होता है, आर्टिस्टिक का मतलब होता है कला से संबंधित, आर्टिस्ट कलाकार होता है, ये बहुत सुनते हुए आ रहे हो, ये तो आपको याद होगा। आर्टफुल का मतलब चतुर, ये याद हो जाएगा। आर्टिशन का मतलब शिल्पकार, इसे रट के याद कर सकते हो। आर्टिस्टिक बचा, इसका मतलब है ये कला से संबंधित हुआ। तो ये रहे आज आपके पूरे के पूरे 100 वर्ड्स, और कुछ आज शॉर्ट पड़ा होगा, कुछ रिवीजन में आ गया होगा। अगर आप चाहते हो कि 9000 वर्ड्स एक साथ आपको मिल जाए और मेरे साथ ऐसे ही पढ़ाई करते रहो, तो आप माई पाठशाला के ऐप पे जाओ। माई पाठशाला के ऐप पे जाओ, वहाँ पे आपको बुक के सेक्शन में 90 डेज वोकैब प्लानर मिलेगी। 90 डेज वोकैब प्लानर मिलेगी, वहाँ से इस बुक को ऑर्डर करो और मेरे साथ पढ़ाई करते रहो। ध्यान रखना है, क्लास कोई मिस नहीं करना है। अगर सीक्वेंस में आप सारी की सारी क्लास करोगे तो आपके सारे के सारे वोकैब अच्छे से बिल्ड हो जाएंगे और 100% आपका PYV कवर हो जाएगा। एक सिंगल क्वेश्चन इस पूरी सीरीज से बाहर नहीं आएगा। एक सिंगल क्वेश्चन इस पूरी सीरीज से बाहर नहीं आएगा। अभी जब पेपर कंडक्ट होगा मैं आपको दिखा दूंगा, अगर एक भी क्वेश्चन बाहर आए तो मेरे को बताना। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अगली क्लास फिर से अगले दिन पे मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, जम के पढ़ाई करते रखिए। कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिए।